So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 11th की यूनिट 2 के चैप्टर 1 यानी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें जानी थी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, रूट स्टेम लीफ इन्फ्लोरेसेंस, इन सब के बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड इसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आए। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्लावर। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस तक हम लोगों ने बात कर ली थी, अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर की। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्या बोल रहे हैं, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस। ठीक है, जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर लेते हैं। ओके, यस, नाउ आई थिंक दैट दिस विल बी गुड। ओके, हाँ, सो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फ्लावर। ठीक है, इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर्स की वजह से क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर अकर होती है। A typical flower has four different kind of whorls arranged successively on the swollen end of stalk or pedicel called thalamus or receptacle. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो फ्लावर होता है ना, इसमें चार डिफरेंट काइंड के वर्ल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स, कोरुला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये आपके जो है वो स्टॉक या पेडिसल के, ठीक है, स्टॉक या पेडिसल के स्वोलन एंड के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, ये चारों फ्लोरल वर्ल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली अटैच्ड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई डायग्राम फ्लावर का एज सच इज नॉट अवेलेबल, ओके, आई विल बी शोइंग यू वन डायग्राम। ओके, सो व्हाट इट इज सेइंग, हमारे पास में फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्स हैं। ठीक है, और जो कहाँ पे अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड ऑन द स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल। ठीक है, जिसको हम लोग थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमस या रिसेप्टेकल बोलेंगे। और वर्ल्स है कौन कौन से, कैलिक्स, कोरुला, एंड्रीशियम और गाइनीशियम। ओके, अब इनमें क्या होता है, जो कैलिक्स और कोरुला होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली असेसरी होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर असेसरी वर्ल्स। और ये दोनों क्या होते हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है, कैलिक्स एंड कोरुला आर असेसरी ऑर्गन्स, while एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब क्या होता है, कैलिक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, कैलिक्स जो होता है सेपल्स, एंड कोरोला मींस पेटल्स के वर्ल को हम लोग कोरोला बोलते हैं। ओके, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. Now this is very important. ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, सबसे पहले क्या बात हुई, कैलिक्स और कोरोला क्या है हमारे, दीज आर असेसरी ऑर्गन्स। उसके बाद में एंड्रीशियम और गाइनीशियम क्या है, दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, अब क्या होता है कुछ फ्लावर्स के अंदर, जिसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लिली। ठीक है, लिली के अंदर क्या होता है, जो कैलिक्स और कोरोला होता है, ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते। एंड ये क्या होते हैं, बेसिकली इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। एंड उस अरेंजमेंट को जहां पर कैलिक्स और कोरोला हमारे डिस्टिंक्ट नहीं होते, उसको हम लोग पेरियांथ बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। नाउ व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रीशियम एंड गाइनोशियम, यानी कि
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब दोनों एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो सिर्फ स्टेमन्स होंगे या फिर सिर्फ कार्पल्स होंगे, यानी कि या तो सिर्फ एंड्रीशियम प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ गाइनीशियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस या सॉरी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक जिसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, और जाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब ये क्या होते हैं बेसिकली, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स फ्लावर्स क्या होते हैं या फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं। देखो, वो फ्लावर्स जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी उनको हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, और वो फ्लावर्स जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी उनको हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अब एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री ये होती क्या है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. For example, mustard, datura, chili. ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एक फ्लावर को, ठीक है, अगर हम लोग एक फ्लावर को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहे हैं किसी भी प्लेन के अंदर, ठीक है, अगर किसी भी प्लेन के अंदर हम लोग एक फ्लावर को जब डिवाइड कर पा रहे हैं टू इक्वल हाफ्स के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, यानी कि वहां पर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग किसी भी प्लेन के अंदर जब कट कर रहे हैं तो हम लोग उसको टू इक्वल हाफ्स के अंदर कट कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड वो जब भी हम लोग उसको कट कर रहे हैं तो जिस प्लेन के अंदर कट कर रहे हैं दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, यानी कि ऐसे सॉरी ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से अगर फ्लावर को कट कर रहे हैं और वो टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जा रहा है तो हम लोग ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। बट अगर हम लोग एक फ्लावर को, ठीक है, सिर्फ दो सिमिलर हाफ्स में एक प्लेन के अंदर काट पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल सिर्फ इस प्लेन के अंदर हम लोग एक फ्लावर को टू इक्वल हाफ्स में कट कर पा रहे हैं, या इस हाफ के अंदर इस प्लेन के अंदर हम लोग कट कर पा रहे हैं। ठीक है, बट मोस्टली क्या होता है, वर्टिकली जब हम लोग उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहे होते हैं वो भी सिर्फ एक प्लेन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं दीज आर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स क्या होते हैं, दे आर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, जिनका एग्जांपल क्या होता है, पी, गुलमोहर एंड बीन। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है ना आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, इनके जो एग्जांपल्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा, और कैशिया, कैशिया भी जो होता है, कैशिया का जो फ्लावर होता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, a flower is asymmetric if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center such as in canna। ठीक है, अब जो कैना इंडिका होता है इसका जो फ्लावर होता है उसको आप किसी भी प्लेन के अंदर दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स जिनको आप किसी भी प्लेन के अंदर दो इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर पाते हो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग एसिमेट्रिक फ्लावर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक फ्लावर्स या फिर इरेगुलर फ्लावर्स। ओके, एसिमेट्रिक या फिर इरेगुलर फ्लावर्स, हम ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस when the floral appendages are in multiples of 3, 4 और 5। ठीक है, यानी कि एक फ्लावर ट्राइमेरस कब होगा, जब उसके अंदर तीन के मल्टीपल्स में उसके फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, यानी कि थ्री सेपल्स प्रेजेंट हो, सिक्स सेपल्स प्रेजेंट हो, या थ्री पेटल्स प्रेजेंट है, सिक्स पेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ थ्री में प्रेजेंट है। ठीक है, टेट्रामेरस क्या होगा, यानी कि
4 या 4 के मल्टीपल्स के अंदर जब प्रेजेंट है। और पेंटामेरस क्या होगा, या तो 5 पेटल्स प्रेजेंट है, 10 पेटल्स प्रेजेंट है, यानी कि या तो 5 या 5 के मल्टीपल्स में जब प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग पेंटामेरस बोलते हैं। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ फ्लावर्स विद ब्रैक्ट reduced leaves found at the base of the pedicel are known as bracteate and those without bract are known as ebracteate। अब क्या होता है, कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, एक रिड्यूस्ड लीव प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस्ड लीफ। ठीक है, तो वो क्या होती है, बेसिकली पेडिसल के बेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेडिसल के बेस के ऊपर ब्रैक्ट जब प्रेजेंट होती है तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। और जिनके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होती उनको हम लोग ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है एट द बेस ऑफ पेडिसल। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ based on the position of calyx, corolla, and rhizium in respect of ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ठीक है, यानी कि कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओवरी की पोजीशन थैलेमस पे कहां पर है। ठीक है, उससे हम लोग जो है बेसिकली फ्लावर्स को तीन टाइप्स में, तीन मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द वन इज हाइपोगाइनस, द सेकंड वन इज पेरिगाइनस एंड द थर्ड वन इज एपिगाइनस। ठीक है, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, अब हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होगा, Gynoecium occupies the highest position while other parts are situated below it। यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होगा, जो आपका गाइनीशियम होगा, ठीक है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, जबकि जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम होंगे वो उससे नीचे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो उससे नीचे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दिस इज अ हाइपोगाइनस फ्लावर। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ओवरी है, ठीक है, जो बेसिकली हमारा गाइनीशियम वाला जो पार्ट है दैट इज द सुपीरियर पार्ट। ठीक है, बट जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम है, ठीक है, देखो दिस इज कैलिक्स। ठीक है, वर्ल ऑफ सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। दीज आर पेटल्स या फिर कोरोला। ठीक है, एंड ये और ये, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, दीज आर एंड्रीशियम। ओके, जिसके अंदर ये हमारा क्या होता है, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं इसको बना देती हूँ। ये एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से कुछ जो है हमको जो है एंड्रीशियम देखने को मिलता है, जिसके अंदर दिस इज आर एंथर एंड ये क्या है, दिस इज फिलामेंट। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, नाउ दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ओवरी का पोजीशन है वो कैलिक्स, कोरला और एंड्रीशियम तीनों से ही क्या है, बेसिकली सुपीरियर है। ठीक है, तीनों से ही क्या है, सुपीरियर पोजीशन है, इसीलिए ऐसे फ्लावर्स को हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर्स बोल रहे हैं। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। यही मैंने बोला कि ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी होती है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। नाउ if gynoecium is situated in the center and other parts of flowers are located on the rim of thalamus almost at the same level, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर्स। और ओवरी यहाँ पर क्या होती है, इट इज हाफ इंफीरियर। ठीक है, ओवरी क्या होती है, हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज एंड पीच। ठीक है, अच्छा अब इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर अब क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज पेरिगाइनस। ओके, दिस इज बेसिकली पेरिगाइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली, जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी का पोजीशन और जो
एंड्रीशियम, कैलिक्स और कोरोला को पोजीशन है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, सेम लेवल पे रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहते हैं, और इसीलिए इस केस में हम लोग जो ओवरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर बोलते हैं, ठीक है, ओवरी को इस केस में हाफ इंफीरियर ओवरी बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ इन द एपिगाइनस फ्लावर्स, अब एपिगाइनस फ्लावर्स में क्या होगा, margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts flower arise above the ovary, hence the ovary is known to be inferior, as in flowers of guava and cucumber and the ray florets of sunflower, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, एपिगाइनस के अंदर क्या होगा, जो बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से ग्रो करते हैं कि वो ओवरी को यानी कि गाइनीशियम को क्या करके रखते हैं, कवर कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, दे ग्रो अबव, ठीक है, वो क्या करते हैं, ओवरी से ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कि उससे एक लेवल ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। इस केस में ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली एनक्लोज होगी है ना नीचे स्ट्रक्चर में, सो इस केस में जो ओवरी होती है दैट इज इंफीरियर, ठीक है। तो यानी कि एपिगाइनस के अंदर जो ओवरी होगी वो क्या होगी, इंफीरियर होगी, हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी सुपीरियर होगी, और पेरिगाइनस के अंदर जो ओवरी होगी दैट विल बी हाफ इंफीरियर ओवरी, ठीक है। और जो इंफीरियर ओवरी होगी ये गुआवा और कुकुम्बर के अंदर देखने को मिलती है, ओके। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ अब हम लोग पीछे बात कर रहे थे ना कि फ्लावर का ऊपर कोई डायग्राम नहीं था, सो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज द पेडिसल, ठीक है, दिस इज द पेडिसल, और पेडिसल के स्वोलन पार्ट को जिसको हम लोग थैलेमस बोल रहे थे, उसी के ऊपर क्या होता है बेसिकली, ये जो वर्ल्स होते हैं, ये जो फ्लोरल वर्ल्स होती है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला, दिस इज गाइनीशियम एंड दिस इज एंड्रीशियम, एक एक करके हम लोग इनको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर फ्लोरल whorls which is calyx, corolla, andrecium and gynoecium। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट whorl, ठीक है, कैलिक्स क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट whorl एंड द मेंबर्स आर नोन एज सेपल्स, ठीक है, मैंने बोला था ना कि जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है उसी को तो हम लोग कैलिक्स बोल रहे हैं ना। सेपल्स क्या होते हैं, जनरली दे आर इन ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक होते हैं, एंड इनका काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, ठीक है, यानी कि जब एक फ्लावर जो होता है वो अपनी बडिंग स्टेज के अंदर होता है उस टाइम पे कैलिक्स क्या करते हैं, फ्लावर की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस, जहां पर सेपल्स क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, और पॉलीसेपेलस, ठीक है, जहां पर सेपल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है, यानी कि अगर सेपल्स जो है वो यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको गैमोसेपेलस बोलेंगे, और अगर जो सेपल्स है वो फ्री है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, तो उस केस में हम लोग उसको पॉलीसेपेलस कंडीशन बोल देते हैं, ओके। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, ठीक है, अब पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे रोज के अंदर ही अगर हम लोग बात करें, रोज रेड कलर के भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ठीक है। सिमिलरली सनफ्लावर होता है, मैरीगोल्ड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, कोरोला किससे बना हुआ है, कोरोला के जो मेंबर्स होते हैं दोज आर पेटल्स, है ना, ग्रुप ऑफ पेटल्स ही बेसिकली क्या बना रहे हैं, कोरोला बना रहे हैं। तो जो पेटल्स होंगे यानी कि जो कोरोला होगा ये बेसिकली क्या है, दिस इज ब्राइटली कलर्ड, है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पेटल्स है, पेटल्स ही क्या है, मेंबर्स ऑफ कोरोला, तो पेटल्स क्या होते हैं, दे आर ब्राइटली कलर्ड, किस लिए, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में आप लोग जो डिटेल में बात करेंगे वो क्लास 12 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बात करेंगे, बट अभी के लिए जो है आपको ये जान लेना है कि कोरोला ब्राइटली कलर्ड क्यों होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी गेमोपेटलस, ठीक है, अब जब पेटल्स यूनाइटेड होंगे तो गेमोपेटलस कंडीशन होगी, और जब पेटल्स फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, ठीक है, यानी कि शेप और कलर जो होगा वो अलग अलग हो सकता है प्लांट्स के अंदर। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड, यानी कि कोरोला किसकी शेप का हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, या फिर
व्हील शेप्ड हो सकता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ अब बात करते हैं एस्टाइवेशन की। एस्टाइवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टाइवेशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है बेसिकली, जो अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बड के अंदर, ठीक है, फ्लोरल बड के अंदर सेपल्स और पेटल्स का क्या अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, यानी कि जो और मेंबर्स हैं उस सेम वर्ल के, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग पेटल्स की बात कर रहे हैं तो जो वर्ल ऑफ पेटल्स है, ठीक है, उसके बाकी मेंबर से जो फ्लोरल बड के पेटल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है, या वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उसको हम लोग एस्टाइवेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टाइवेशन बोलते हैं। मेन टाइप ऑफ एस्टाइवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है, यानी कि चार मेन टाइप ऑफ एस्टाइवेशन आपको देखने को मिलती है। वॉल्वेट, ओके, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। ठीक है, अभी एक एक करके हम लोग चारों टाइप की एस्टाइवेशन के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर हमको कैलिक्स दिखाया हुआ है, दिस इज कोरोला, दीज आर एंड्रीशियम, जहां पर दिस इज बेसिकली एंथर, ठीक है, एंड दिस इज फिलामेंट। ये आपको गाइनीशियम का एक रफ डायग्राम दिखाया हुआ है, ओके। नाउ when sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, such as in calotropis, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन, ठीक है, यानी कि जब जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को मार्जिन्स के ऊपर टच करते हैं, ठीक है। डायग्राम देखो तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, जब सेपल्स और पेटल्स क्या है मार्जिन के ऊपर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग वॉल्वेट एस्टाइवेशन बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्वेट एस्टाइवेशन बोलते हैं। If one margin of the appendage overlaps that of the next one, and so as on in China rose, lady finger and cotton, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड कंडीशन। क्या मतलब है, यानी कि जब एक मार्जिन दूसरे की मार्जिन को ओवरलैप करेगी तो उस कंडीशन में हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग बेसिकली ट्विस्टेड एस्टाइवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, हम लोग ट्विस्टेड एस्टाइवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी मार्जिन इसकी एक मार्जिन को ओवरलैप कर रही है, फिर इसकी मार्जिन इसकी एक मार्जिन को ओवरलैप कर रही है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। इस कंडीशन में ना ये एक दूसरे को टच करेंगे बट ओवरलैपिंग की कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट जो है ना वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, बट वहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिल रहा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिल रहा होता है, ओके। सो कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही होती है, ठीक है, ये बहुत ही रफ सा डायग्राम बना है। सो दिस इज द ट्विस्टेड कंडीशन, जहां पर ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है, एक की मार्जिन दूसरे की मार्जिन को जब ओवरलैप कर रही होगी तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड कंडीशन बोलेंगे। If the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, such as in cassia and गुलमोहर, यानी कि अगर जो सेपल्स और पेटल्स की मार्जिन है वो ओवरलैप तो कर रही है बट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि ट्विस्टेड के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, बट जो हमारा इम्ब्रिकेट कंडीशन होता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं होती एंड इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन बोलते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर भी क्या है, ओवरलैपिंग तो हो रही है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर क्या था, इस तरीके से ही क्या है ओवरलैपिंग हमको देखने को मिल रही है, ठीक है,
बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो रही है, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे। सो बेसिकली क्या होगा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है जब ओवरलैपिंग की, तो उस कंडीशन को हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन बोलते हैं। नाउ in pea and bean flowers, there are five petals. The largest overlaps the two lateral petals, which in turn overlap the two small anterior petals, जिनको कील बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले पी और बीन फ्लावर्स के अंदर यहाँ पर बात हो रही है, इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, 5 पेटल्स होंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग पेंटामेरस कंडीशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो लार्जेस्ट पेटल होगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो क्या करेगा, टू लेटरल पेटल्स, ठीक है, जो टू लेटरल पेटल्स होंगे, वो बड़े वाले पेटल से छोटे जो दो लेटरल पेटल्स होंगे, साइड में जो पेटल्स होंगे, इनको हम लोग विंग्स बोलते हैं। ठीक है, जब ओवरलैप करेगा हमारा लार्जेस्ट पेटल टू लेटरल पेटल्स को, ठीक है, और जो टू लेटरल पेटल्स है वो ओवरलैप करेंगे दो सबसे छोटे एंटीरियर पेटल्स को, जिनको कील बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पेटल्स होंगे उनको कील बोलते हैं। तो इस कंडीशन को वेक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेशियस एस्टाइवेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द लार्जेस्ट पेटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। अब इसने क्या किया बेसिकली, ये जो दो लेटरल पेटल्स थे, ठीक है, ये जो दो लेटरल पेटल्स थे, यही बोला ना इन्होंने, यहाँ पर देखो, जो दो लेटरल पेटल्स थे इनको क्या किया, स्टैंडर्ड ने ओवरलैप कर लिया। ठीक है, अब इन दो लेटरल पेटल्स को क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है बेसिकली, ये और ये क्या है, स्मॉलेस्ट पेटल्स है, इनको क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। विंग्स ने क्या किया, कील को ओवरलैप किया, और विंग्स को किसने ओवरलैप किया, स्टैंडर्ड पेटल ने, यानी कि लार्जेस्ट पेटल ने ओवरलैप किया। इस कंडीशन को वेक्सिलरी एस्टाइवेशन बोलते हैं या फिर पैपिलियोनेशियस एस्टाइवेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने कैलिक्स कोरोला की बात की और साथ में एस्टाइवेशन को डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड्रीशियम। अब एंड्रीशियम किससे बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हर स्टेमन क्या करता है बेसिकली, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एंथर। ठीक है, यानी कि एक स्टॉक या फिर फिलामेंट प्रेजेंट होगा और साथ में एंथर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या होती है बेसिकली, यहाँ पर एक स्टॉक देखने को मिलती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द एंथर। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल स्टेमेन। ओके, एंड बहुत सारे स्टेमेन से मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रीशियम बनाते हैं। ईच एंथर इज बाई लोब। ठीक है, अब ये जो एंथर होता है ना, इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज बाई लोब एंड ईच लोब हैज टू चेम्बर्स। हर लोब के अंदर क्या होंगी, दो चैम्बर्स होंगी, जिनको पोलन सैक्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स बोलते हैं। यानी कि एक एंथर क्या होगा, बाई लोब होगा, और हर लोब के अंदर क्या होंगे, दो चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हर लोब के अंदर क्या होंगे, दो चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको पोलन सैक्स बोलते हैं। और पोलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, जो पोलन सैक्स होते हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन प्रोडक्शन होता है। अ स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। ठीक है, स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन का मतलब क्या हो गया, विच विल नॉट बी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता, ऐसे स्टेमन को स्टेमिनोड बोला जाता है। ठीक है, नाउ stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, they are known as epipetalous, such as in brinjal. ठीक है, यानी कि जब जो स्टेमन्स है वो पेटल से अटैच्ड होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग एपिपेटलस कंडीशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब जो स्टेमन्स है वो पेटल से अटैच्ड होंगे, उस कंडीशन को एपिपेटलस बोलेंगे। और एपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू पेरियंथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। ठीक है, अब पेरियंथ क्या था बेसिकली, पेरियंथ एक तो हमको लिली के अंदर देखने को मिला था, और इस कंडीशन में क्या था बेसिकली, जो कैलिक्स और कोरोला थे वो डिस्टिंक्ट नहीं थे। ठीक है, तो अगर हम लोग के फ्लावर के अंदर
अगर जो स्टेमन है वो पेरियंस से अटैच्ड है तो उस कंडीशन को हम लोग एपिफाइलस कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग एपिफाइलस कंडीशन ऑफ स्टेमन बोल सकते हैं। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जिस कंडीशन को पॉलीएंड्रस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। अगर जो स्टेमन्स है वो यूनाइटेड होंगे, ठीक है, अगर जो स्टेमेंस है वो क्या हो सकते हैं बेसिकली, या तो वो हमारे पॉलीएंड्रस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर वो क्या होंगे बेसिकली यूनाइटेड होंगे। ठीक है, नाउ अब यूनाइट भी वो काफी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, द स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, जिस कंडीशन को मोनोएडल्फस बोलते हैं। ठीक है, जब जो स्टेमेंस है वो यूनाइटेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में या तो वो मोनोएडल्फस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, या वो डायएडल्फस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, या फिर वो पॉलीएडल्फस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब मोनोएडल्फस कंडीशन क्या होती है, जब जो स्टेमेंस होंगे, ठीक है, जो स्टेमेंस हैं बेसिकली दे मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। ठीक है, यानी कि जो स्टेमेंस है वो एक बंच या एक बंडल के अंदर यूनाइटेडली प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग मोनोएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, डायएडल्फस कंडीशन क्या होती है, अच्छा जो मोनोएडल्फस कंडीशन होती है ये चाइना रोज के अंदर देखने को मिलती है। अब डायएडल्फस कंडीशन में जो स्टेमेंस होते हैं वो दो बंडल्स के अंदर अटैच्ड होते हैं, दो बंडल्स के अंदर यूनाइटेड होते हैं, और ये जनरली पी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, बट अगर मोर देन टू बंडल्स के अंदर जो स्टेमेंस है वो यूनाइटेड होंगे तो उस कंडीशन को पॉलीएडल्फस कंडीशन बोलते हैं, जो कि सिट्रस के अंदर देखने को मिलती है। There may be a variation in length of filaments within a flower such as in salvia and mustard. अब जो फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट की लेंथ क्या हो सकती है, फ्लावर के अंदर भी डिफरेंट हो सकती है, यानी कि एक ही फ्लावर के जो स्टेमेंस है उनकी लेंथ भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और ये कंडीशन जनरली सैल्विया और मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये सैल्विया और मस्टर्ड के जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर जो स्टेमेंस की फिलामेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, विद इन अ फ्लावर ऑल्सो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गाइनीशियम। Now, gynoecium is the female reproductive part of flowers and made up of one or more carpels. यानी कि एक कार्पल भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर दो कार्पल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, कार्पल जो होता है इसी को हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पल को ही पिस्टिल भी बोला जाता है। A carpel or pistil consists of three parts named as stigma, style and ovary. ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, है ना, जब हम लोगों ने एक रफ डायग्राम जो है वो गाइनीशियम का देखा था। ठीक है, इस तरीके से जो है वो एक कार्पल या पिस्टल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कार्पल क्या हो सकते हैं, एक फ्लावर के अंदर एक भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर मोर देन वन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ओवरी इज द लार्जेस्ट बेसल पार्ट। ओवरी क्या होती है, इट इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, ओके, ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब द स्टाइल। ठीक है, ओवरी के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है बेसिकली, दिस इज स्टाइल। स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ठीक है, अब स्टाइल की वजह से ही क्या है, स्टिग्मा और जो ओवरी है वो कनेक्टेड है। स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए जब पोलन ग्रेन्स आएंगे एंड्रीशियम से तो वो कहाँ पर लैंड करते हैं, वो लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, वो कहाँ पर लैंड करते हैं, वो लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इसीलिए जो स्टिग्मा का सरफेस होता है वो थोड़ा सा स्टिकी भी होता है। ठीक है, each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं, जस्ट अ मिनट, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विच आर अटैच टू प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, इट इज अ फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट इज अ फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी कंडीशन। ओके, उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पलरी कंडीशन। ठीक है, बट अगर मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है तो वो फ्री भी हो सकते हैं
ठीक है, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं, यानी कि फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब भी मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो फ्री कंडीशन में होंगे, जो कि लोटस और रोज के अंदर देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में ओवरी को एपोकार्पस बोला जाता है, या फिर जो गाइनीशियम है बेसिकली उसको एपोकार्पस बोला जाता है। बट सिन कार्पस कंडीशन कब होगी, जब कार्पल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, सच एज इन मस्टर्ड एंड टमाटो। ठीक है, यानी कि मस्टर्ड और टमाटो के अंदर सिन कार्पस गाइनीशियम देखने को मिलता है, जहां पर जो कार्पल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, जहां पर जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। ठीक है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में ओव्यूल्स सीड के अंदर डेवलप हो जाते हैं एंड ओवरी जो है इट मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। तो ये हम लोगों ने बेसिक बेसिक बात गाइनीशियम के स्ट्रक्चर की भी कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लासेंटेशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने असेसरी वर्ल्स के अंदर एस्टाइवेशन की बात की थी, अब हम लोग प्लासेंटेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, प्लासेंटेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ठीक है, यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है, या किस तरीके से अरेंज्ड है, उसी पैटर्न को या उसी अरेंजमेंट की स्टडी को हम लोग प्लासेंटेशन बोलते हैं। प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मेनली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोगों के पास में मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल 6 मेजर टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मार्जिनल के अंदर क्या होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज सच एज इन पी। ठीक है, यानी कि मार्जिनल के अंदर बेसिकली क्या होगा, प्लेसेंटा क्या करती है, एक टाइप का रिज फॉर्म कर लेती है। ठीक है, एक टाइप का रिज फॉर्म कर लेती है ओवरी के वेंट्रल सरफेस के ऊपर, एंड यहीं पर क्या होते हैं बेसिकली, ओव्यूल्स क्या करते हैं, बेसिकली ओव्यूल्स बोन होते हैं और वहां पर टू रोज के अंदर वो अटैच्ड होती है। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन टू रोज। ठीक है, ये कंडीशन जनरली पी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डायग्राम आप देखो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक रिज फॉर्म हुआ और यहीं पे बेसिकली ओव्यूल्स क्या है, अटैच्ड हो गए या अरेंज हो गए। ठीक है, टू रोज के अंदर क्या हो जाते हैं बेसिकली, आपने मटर जब देखा होगा, ठीक है, जब मटर आप लोग देखते हैं तो मटर के अंदर यही होता है ना, इधर भी जो है पी सीड्स अटैच्ड होते हैं और इधर भी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो कंडीशन हमको देखने को मिलती है दैट इज मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल्ड and the ovules are attached to it in multilocular ovary, the placentation is said to be exiled as in China rose। ठीक है, अब यानी कि जब प्लेसेंटा क्या होगा, एक्सियल होगा। ठीक है, यानी कि एक्सिस पे होगा एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। ठीक है, यानी कि जो ओव्यूल्स है वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे। मल्टीलोक्यूलर का मतलब क्या हो गया, मेनी लोक्यूल्स प्रेजेंट है जब ओवरी के अंदर, तो उस कंडीशन में उस प्लासेंटेशन को एक्साइल प्लासेंटेशन बोलते हैं, जो कि चाइना रोज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जो प्लासेंटा होती है दैट इज एक्सियल। ठीक है, और ओव्यूल्स क्या होते हैं, मल्टी लोक्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट लोक्यूल्स हमको देखने को मिल गए। ठीक है, डिफरेंट लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं या ओव्यूल्स यहाँ पर बेसिकली अटैच्ड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। नाउ और किसके अंदर ये देखने को मिलती है, टमेटो और लेमन के अंदर भी देखने को मिलती है। नाउ इन पेराइटल प्लेसेंटेशन, in parietal placentation ovules develop on the inner wall of ovary or the peripheral part। ठीक है, यानी कि पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, ओव्यूल्स क्या करते हैं, ओवरी के इनर वॉल या फिर पेरिफेरल पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, बॉर्न होते हैं। ठीक है, जो आपके, अच्छा मार्जिनल की बात हो गई, एक्साइल की बात होगी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेराइटल प्लेसेंटेशन, है ना। तो पेराइटल के अंदर हमको क्या होगा देखने को मिलेगा, जो ये हमारा बेसिकली ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स क्या करेंगे, ये जो इनर वॉल होगी, ठीक है, इनर वॉल जो होगी, यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली ओव्यूल्स
बेसिकली डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग पेराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum, ठीक है। यानी कि ओवरी क्या होगी, होगी वन चैम्बर्ड, ठीक है, बट वो क्या हो जाती है, फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन की वजह से वहां पर वो टू चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, टू चैम्बर्ड ओवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये कंडीशन हमको मस्टर्ड के अंदर और आर्जिमोन के अंदर देखने को मिलती है। नाउ when the ovules are born on the central axis and septa are absent, as in dianthus and primrose, the placentation is फ्री सेंट्रल। यानी कि जब ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर बोर्न होंगे और कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, और ये कंडीशन डायंथस और प्राइम रोज के अंदर देखने को मिलती है, ऐसी प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोला जाता है, ठीक है, ऐसी प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको यही देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओव्यूल्स आर इन द सेंट्रल पार्ट, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नाउ इन बेसल प्लेसेंटेशन, placenta develops at the base of ovary and single ovule is attached to it as in sunflower और मैरीगोल्ड, ठीक है। यानी कि जो बेसल प्लेसेंटेशन से ही समझ में आ रहा है ना कि ओवरी ओवरी के बेस के ऊपर प्लेसेंटा डेवलप होगी, ठीक है, ओवरी के बेस के ऊपर क्या होगी, बेसिकली प्लेसेंटा डेवलप होगी और सिंगल ओव्यूल उसी से अटैच हो जाएगा, ठीक है, जो ओव्यूल है सिंगल ओव्यूल वो उसी से अटैच हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग उसको बेसल प्लेसेंटेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों को सनफ्लावर या मैरीगोल्ड के अंदर देखने को मिलती है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लावर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, आई आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो अगर आप कोई भी डाउट फिर भी लगता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, आई आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रूट, ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रूट की। तो अभी तक हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, आज की इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक यानी कि फ्लावर, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रूट, अब हम लोग बात करेंगे फ्रूट के बारे में। यस, फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट क्या होता है, इट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज मेच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी पीछे ही हम लोगों ने बात किया ना कि बेसिकली क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में हमको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और क्यों, क्योंकि ओवरी क्या हो रही है, बेसिकली फ्रूट के अंदर मेच्योर हो रही है, ठीक है। हेयर, ओके, ओव्यूल्स क्या हो रहे हैं, सीड्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं, और ओवरी क्या है, फ्रूट के अंदर मेच्योर हो रही है। नाउ सो बेसिकली फ्रूट क्या है, इट इज अ मेच्योर और राइपन्ड ओवरी विच इज डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is known as parthenocarpic fruit. यानी कि जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि वो कंडीशन जहां पर फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को पार्थिनोकार्पी बोलेंगे। और ऐसे फ्रूट्स जो कब फॉर्म होंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होंगे, उस फ्रूट को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। द पेरिकार्प may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into epicarp, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प, ठीक है। यानी कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट के पास में क्या होता है, आउटर वॉल होती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, एंड सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्प है ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। whenever the pericarp is thick and fleshy, ठीक है, यानी कि जब भी जो पेरिकार्प होगा वो थिक और फ्लैशी होगा, दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, middle layer mesocarp, just a minute, yes, middle layer mesocarp and the inner layer endocarp, ठीक है। यानी कि जो फ्लैशी
पेरिकार्प होगा वो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प के अंदर डिफरेंशिएटेड होगा। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ठीक है, यानी कि मैंगो और कोकोनट के अंदर जो फ्रूट होता है उसको क्या बोला जाता है? ड्रूप बोला जाता है। ठीक है, देखो ये क्या है, बेसिकली मैंगो और कोकोनट दिखाए हुए हैं, ठीक है, इनके फ्रूट्स दिखाए हुए हैं। अब देखो ये क्या है, बेसिकली इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प। ठीक है, ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प। दिस इज द सीड। ठीक है, दिस इज द सीड, यहाँ पर क्या है, ये सीड है। अब दिस इज मीजोकार्प लेयर यानी कि मिडल लेयर। एपिकार्प क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, मीजोकार्प क्या है? इट इज द मिडल लेयर। ठीक है, और दिस इज द इनर लेयर। ठीक है, और इससे भी अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है। नाउ दे डेवेलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। ठीक है, यानी कि जो मैंगो और कोकोनट के अंदर फ्रूट है जिसको हम लोग ड्रूप बोल रहे हैं, वो किससे डेवलप हो रहा है? इट इज डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पिलरी का मतलब क्या है? एक कार्पेल प्रेजेंट था और ओवरी क्या है? सुपीरियर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर फ्रूट डेवलपमेंट होता है एंड दे आर जनरली वन सीडेड। ठीक है, अभी मैंगो के अंदर आपने एक से ज्यादा सीड्स देखे हैं? नहीं होते ना, एक ही बड़ा सा सीड होता है ना सेंटर में। सिमिलरली कोकोनट के अंदर होता है। ठीक है, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp, and inner stony hard endocarp. In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. Now, this is very important. देखो, एपिकार्प क्या है? आउटर थिन लेयर है। मिडल फ्लैशी लेयर क्या होती है? मीजोकार्प, जो कि आपकी एडिबल लेयर होती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एडिबल लेयर कौन सी होती है फ्रूट की, सो दैट इज बेसिकली मीजोकार्प। ठीक है, दैट इज मीजोकार्प। एंड इनर स्टोनी लेयर, ठीक है, जो कि आपका एंडोकार्प होता है, दैट इज वेरी हार्ड। ठीक है, कोकोनट क्या होता है? दैट इज ऑल्सो अ ड्रूप। इस केस के अंदर जो मीजोकार्प होता है दैट इज फाइब्रस। ठीक है, यहाँ पर जो मीजोकार्प है दैट इज फ्लैशी, और यहाँ पर जो मीजोकार्प होता है दैट इज फाइब्रस इन नेचर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ में हम लोगों ने फ्रूट वाले पोर्शन को भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीड। ठीक है, अब ओव्यूल्स क्या करते हैं? ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डेवलप इनटू सीड्स। ठीक है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल डेवलप इनटू सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि एक सीड के अंदर क्या होता है? सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किससे बना होगा? एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कोटलेडन एज इन ग्राम एंड पी। ठीक है, अब वन कोटिलेडन किस में देखने को मिलेगा? वीट और मेज के अंदर। ठीक है, जिस कंडीशन को हम लोग बेसिकली मोनोकोटिलेडनस सीड बोलते हैं। ठीक है, और टू कोटिलेडन किस सीड में प्रेजेंट होंगे? डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कि ग्राम और पी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियो किस किस से बना होता है? एक रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलेडन से। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट हो गए? रेडिकल, ओके, रेडिकल के बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलेडन। ठीक है, अब कॉटिलेडन क्या हो सकते हैं? एक भी हो सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, कॉटिलेडन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डाइकोटिलेडनस सीड की। ठीक है, ये आपके जो है ना थ्योरी एग्जाम्स में टीचर्स अक्सर ये क्वेश्चन दे देती है, या डाइकोटिलेडनस सीड दे देती है या मोनोकोटिलेडनस, बट जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड ज्यादा पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टीचर्स को कॉम्प्लेक्स चीजें एग्जाम में देने में ज्यादा मजा आता है ना। मोनोकोटिलेडनस सीड का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो वो आपको डाइकोटिलेडनस सीड का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नीट के अंदर स्पेशली ये डायग्राम्स लेबलिंग के लिए भी पूछे जाते हैं, या फिर ऑब्वियसली थ्योरी में से तो क्वेश्चंस पूछ ही सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डाइकोटिलेडनस सीड की बात कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड कोट। ठीक है, ऑब्वियसली सीड कोट से ही हमको समझ में आ रहा है कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग की बात हो रही है।
सीड कोट हैज टू लेयर्स। अब सीड कोट की क्या होंगी, दो लेयर्स होंगी, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। ठीक है, यानी कि सीड कोट की जो आउटर लेयर होगी उसको टेस्टा बोलते हैं और जो इनर लेयर होगी उसको टेगमेंट बोलते हैं। Hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit। ठीक है, यानी कि हाइलम क्या होता है बेसिकली, सीड कोट के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसके थ्रू जो डेवलपिंग सीड्स है वो फ्रूट से अटैच्ड हुए थे। ठीक है, सो ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, सीड कोट है। सीड कोट के अंदर क्या होगा बेसिकली, आउटर लेयर जो होगी दैट विल बी टेस्टा एंड जो इनर लेयर होगी दैट विल बी टेगमेंट। ठीक है, यानी कि इनर लेयर जो होगी वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, आउटर बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हाइलम क्या होता है बेसिकली, हाइलम एक छोटा सा पोर्शन है जिसके थ्रू बेसिकली जो सीड्स थे वो फ्रूट से अटैच थे। ठीक है, अब हाइलम के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा पोर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइलम के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा पोर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हाइलम के ऊपर, ठीक है, माइक्रोपाइल का लोकेशन आपको याद रखना है कि जो हाइलम के ऊपर होता है हमारा माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हाइलम क्या होता है, इट इज अ स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड। ठीक है, और यहाँ पर सीड कोट में क्या थी, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेक्टा। विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी एंड टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी, यस द कॉटिलिडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और कॉटिलिडन्स के अंदर क्या होता है, सीड के कॉटिलिडन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। At the two ends of embryonal axis are present the radicle and plumule। ठीक है, अब रेडिकल क्या होता है, एम्ब्रियोनल रूट होता है, और प्लूम्यूल क्या होता है, एम्ब्रियोनल शूट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर भी बात कर ली थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये क्या है, रेडिकल जहां से रूट बेसिकली बॉर्न होगी, और प्लूम्यूल क्या होता है, जहां से शूट बॉर्न होती है। ठीक है, जहां से क्या होती है, शूट बॉर्न होती है। और ये क्या है बेसिकली, दो कॉटिलेडन्स है। क्यों दो कॉटिलेडन्स है, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग डाई कॉटिलेडनस सीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बात हुई यहाँ पर हमारी। ये क्या होता है बेसिकली, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके एक एंड पे प्लूम्यूल और एक एंड पे रेडिकल प्रेजेंट होता है। नाउ in some seeds such as castor the endosperm is formed as a result of double fertilization। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेसिकली, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप लोग ज्यादा डिटेल में क्लास 12th के अंदर बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि कैस्टर सीड्स के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और एंडोस्पर्म बेसिकली क्या होता है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है बेसिकली, एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ओके, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। नाउ it is a food storing tissue and endosperm is formed as a result of double fertilization and it is a food storing tissue। और ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे, जहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। बट ऐसे प्लांट्स जहां पर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं, जिनका एग्जाम्पल क्या होता है, बीन, ग्राम एंड पी। ठीक है, जिनका एग्जाम्पल क्या होता है, बीन, ग्राम एंड पी। ठीक है, और एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड, जो कि टीचर्स का बेसिकली फेवरेट पोर्शन माना जाता है। ठीक है, generally monocotyledonous seeds are endospermic but some as in orchids are non-endospermic। यानी कि most of the monocotyledonous seeds क्या होंगे, they will be endospermic in nature, but कुछ के अंदर जैसे कि ऑर्किड्स के अंदर जो सीड्स होते हैं they are non-endospermic, यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है,
इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट बोल्स वॉल। ठीक है, यानी कि मेज के अंदर क्या होता है, जो सीड कोट होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, यानी कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये जो सीड कोट होती है ये फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होती है। ठीक है, क्या होती है, जो सीड कोट होती है वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होती है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज बल्की, और इसका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का काम होता है। The outermost covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer known as alluron layer। ठीक है, यानी कि जो एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है एक प्रोटीनेशियस लेयर से, जिसको एल्यूरॉन लेयर बोला जाता है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, इट इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट द एंड ऑफ वन एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्म के एक एंड के ऊपर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडन, जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है, एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलेडन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट होगा जहां पर प्लूम्यूल और रेडिकल होंगे। Plumule and radicle are enclosed in sheaths which are known as coleoptile and coleorhiza। ठीक है, यानी कि plumule बेसिकली किससे एनक्लोज्ड होगा, कॉलियोप्टाइल से, एंड जो रेडिकल है वो किससे एनक्लोज्ड होगा, दैट विल बी एनक्लोज्ड बाय कोलियोराइजा। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या था, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के एक एंड पे क्या प्रेजेंट था, एम्ब्रियो। ठीक है, एंडोस्पर्म के एक एंड पे क्या प्रेजेंट था, एम्ब्रियो प्रेजेंट था। अब इस डायग्राम को देखो, मैंने बोला था ना कि जैसे कि मेज की अगर हम लोग बात करें, मेज क्या एक मोनोकॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सीड कोट होती है ना वो फ्रूट वॉल के साथ में फ्यूज होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, सीड कोट और फ्रूट वॉल होती है। दिस इज कॉल्यूराइजा। ठीक है, कॉल्यूराइजा क्या करके रखती है, रेडिकल को इनक्लोज करके रखती है। दिस इज प्लूम्यूल। ठीक है, जो किससे एनक्लोज रहता है, कॉलियोप्टाइल से। ठीक है, जो किससे एनक्लोज रहता है, कॉलियोप्टाइल से। और ये क्या होता है, ये होता है स्क्यूटेलम। ठीक है, दिस इज स्क्यूटेलम। ठीक है, या फिर बेसिकली कॉटिलेडन। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली दिस इज एंडोस्पर्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, एंडोस्पर्म को एनक्लोज करके रखती है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, एंडोस्पर्म को बेसिकली कवर करके रखती है एल्यूरोन लेयर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर तीन मेजर पोर्शंस कवर किए, है ना, तीन मेजर पोर्शंस कवर किए, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्लावर, फ्रूट और सीड की बात की। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये आपके कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग्स, उनके स्ट्रक्चर्स, थ्योरी वाला सारा पोर्शन सब आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी को भी ग्रेजुएशन के अंदर प्लांट्स को स्टडी करना है, बॉटनी अगर स्टडी करना है, तो ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको वहां पर बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ये जो नोट्स रहेंगे, ठीक है, ये जो आपकी एनोटेटेड एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट एनोटेटेड चैप्टर का ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, for any kind of doubts, you can join our Telegram group, discussion group, or you can also post your doubts in the comment section. आप अपने doubts comment section में post करिए and I will be answering all your doubts. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe the channel for more videos. Like the video and share it with your friends. We will meet you in the next video with the next remaining topics. Till then, keep learning.